अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आपके कहने पर मैंने टैक्सेशन के जो अब तक हमने पढ़ चुके हैं वो उसकी समरी बना के भेज दी थी। इसको आप देख लें। इसमें इतना तो ज़्यादा का हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, सिर्फ कुछ बेसिक्स कंसेप्ट देखे और अहम मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस कराई हैं। तो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन हो सकती हैं आपसे एग्ज़ाम के अंदर। प्लस आपने ये जो सेक्शंस हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हैं। 60D सेक्शन मैंने बहुत डीपली आपको पढ़ाया है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी आप देख लें। और उसके बाद जो सबसे अहम है, जो इस पे मुझे उम्मीद थी कि जी आप लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं किया, शायद अभी सुना नहीं, आप लोगों ने लेक्चर देखा नहीं है। ये जो हमारे पास टैक्स रिजीम्स हैं ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ में इन्हीं रिजीम के साथ ही आपने आगे चलना होता है। इस रिजीम का अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि फाइनल किसे कहते हैं, मिनिमम किसे कहते हैं, मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 क्या होता है, और नॉर्मल टैक्स तो ये तो हमने करना ही करना है। ये जो बाकी तीन है, फाइनल, मिनिमम और मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113, टन जिसे हम टर्न ओवर टैक्स भी बोलते हैं, इसके ऊपर आप मुझसे पूछ लें रे, मैंने पेपर में लाजमी लाजमी इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन देना है। तो अभी आपके कोई कंसेप्ट क्लियर होने हैं तो आप मुझसे साथ साथ पूछ लें तो बेहतर है अभी, क्योंकि इसके ऊपर इसको समझने के लिए भी बड़ा अरसा लगता है और इन टॉपिक्स को समझना, इनकी ग्रिप में जाना, इनके अंदर डिफरेंशिएट करना कि जी नॉर्मल टैक्स, फाइनल टैक्स, मिनिमम टैक्स, ये क्या चीज़ है, क्यों फ़र्क है, अरे क्यों एफबीआर हमसे जब इनकम टैक्स लेना ही उसने नॉर्मल तरीके से है, रेट अप्लीकेबल हमारे पास प्रोवाइडेड हैं, उस रेट को हम स्लैब में जाएं और जो इनकम बनी है उसके ऊपर हम टैक्स दे दें, देन वाई मिनिमम टैक्स, और फिर मिनिमम टैक्स के बाद वाई देन फाइनल टैक्स, इनका आपस में क्या फ़र्क है। क्योंकि जब इनकम टैक्स की हमने ऊपर डेफिनेशंस देखी थी, कैनन ऑफ टैक्सेस देखे थे, प्रिंसिपल्स देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन देखे थे, उसमें हमने यही कहा था कि जो इनकम होगी उस पर हमने टैक्स देना है। इनकम अगर एक आदमी ने 20 लाख रुपए कमाया है साल के अंदर, जो उसको अवेलेबल है फॉर एक्सपेंसेस, फॉर बिजनेस ग्रोथ, फॉर फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, लेकिन वो जो 20 लाख रुपए जो उसके पास है, जो उसके अपने कैपिटल के अलावा उसके पास 20 लाख इस साल उसने कमाया है, उस पे जो उसने टैक्स देना है वो तो नॉर्मल टैक्स रेजीम के मुताबिक दे देगा, और यही इनकम टैक्स का बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में एक मिनिमम टैक्स और एक फाइनल टैक्स, ये क्यों इसका एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो ये बेसिक जो हमारे इनकम टैक्स का कंसेप्ट है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, इस टॉपिक से ही बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन क्यों इसके ऊपर अभी तक ये इस लॉ के अंदर इसको डाल डाल दिया गया है, जो इसके इस सब्जेक्ट के ऊपर, एक टैक्स के ऊपर ही जो मैच नहीं करता, इसकी जो इनकम टैक्स की जो मिथ है बना लेने की, ये इसके भी अगेंस्ट है। लेकिन अगर इसको अदालतों ने भी कह दिया कि जी नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत के पास राइट है कि वो फाइनल टैक्स के ज़रिए या मिनिमम टैक्स के ज़रिए भी आपसे टैक्स ले सकते हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि ये पाकिस्तान में भी एप्लीकेबल हैं और अब तक चल रहे हैं, और इस पे गवर्नमेंट आपका रिलाई भी बहुत ज़्यादा कर रही है। तो इन चीज़ों को आप देख लें। अभी भी अगर आप लोगों ने लास्ट वीक वाला लेक्चर नहीं देखा तो दोबारा मुझसे, कल का दिन है आपके पास, क्वेश्चनिंग कर लें, ये पेपर में आएगा। इसके बाद हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सैलरी एंड इट्स कंपोनेंट्स है। अब इससे पहले तो हमने बेसिक डेफिनेशंस देख ली हैं। अब हम जो नॉर्मल टैक्स रेजीम में पहला तो टैक्सेबल इनकम, आपने हेड ऑफ इनकम्स देखे थे, इसमें पहला जो हमारे पास हेड ऑफ इनकम है वो है सैलरी। और सैलरी के अंदर हमारे पास जो आ रहा है, अब हम सैलरी को देखेंगे जी कि एक आदमी अगर सैलरी ले रहा है तो उसको हमने टैक्स कैसे, उसका टैक्स कैलकुलेट करना है। उसके लिए पहले नंबर पे आपके पास डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ सैलरी। अच्छा, एक बात और कि आप लोग खुश नसीब हैं कि आप उस वक्त
टैक्स सैलरी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जब सैलरी का टॉपिक बड़ा सिंपल हो गया है। 1979 का ऑर्डिनेंस था, दो सन उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इसमें रिलैक्सेशन दी हुई थी कि जी चलिए सैलरी है या सैलरी नहीं है। अगर ओवर टाइम ले रहा है तो क्या वो सैलरी होगा कि नहीं होगा? अगर वो आधा का रिलीफ ले रहा है कोई एम्प्लॉई तो क्या वो सैलरी होगा, नहीं होगा? लेकिन अब आप लोगों के लिए ना बड़ी आसानी हो गई है। सेक्शन 12 है, इसमें सैलरी का मतलब दिया गया, उसने कहा जी कि दुनिया जहाँ का कोई भी अगर पैसा किसी भी मद में अगर एम्प्लॉई ले रहा है, जो बेनिफिट ले रहा है अपने एम्प्लॉयर से, वो सैलरी में कवर हो जाता है। और डेफिनेशन में यही लिखी हुई है कि सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ ए रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। रेवेन्यू और कैपिटल नेचर आपको पता होगा क्या होता है। तो अगर वो कोई पैसे ले रहा है या उसके बदले कोई कैपिटल नेचर की कोई उसे बेनिफिट ले रहा है, तो वो तमाम का तमाम मीन्स के तमाम का तमाम, कोई भी अगर वो कोई अपने एम्प्लॉयर से कोई भी बेनिफिट ले रहा है तो वो सैलरी है। प्लस उसने कहा जी कि एन इंक्लूड्स और एनी पे वेजेस और अदर रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग लीव पे। अगर वो छुट्टियों के पैसे ले रहा है, ओवर टाइम ले रहा है, बोनस ले रहा है, कमीशन ले रहा है, फ़ी ले रहा है, ग्रेच्युटी ले रहा है, वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स ले रहा है, तो वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स में आप ना ये चाय वगैरह को नॉर्मल जो होती है ना इसको शामिल ना कर लें। कि ऑफिस में अगर कोई आदमी रूटीन में अगर 2 कप चाय पी लेता है, उसका बॉस उसे खाना खिला देता है, तो सैलरी का ऐसा नहीं है। वो वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स मेरे शामिल है कि सच एज फॉर अनप्लेजेंट और डेंजरस वर्किंग कंडीशंस। अगर कोई आदमी पहाड़ों के ऊपर जाके काम कर रहा है जिस पे उसको खतरा है, उसका भी कोई अलाउंस ले रहा था, वो भी सैलरी में आता है। लेकिन ये जो एंटरटेनमेंट ऑफिस में कोई चाय पानी बोतल, अगर उसके लिए कोई उसने पंखा चलाया हुआ जिसका बिजली का बिल आ गया, एसी चलाया हुआ एसी का बिल आ गया, वो सैलरी का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन अगर वो कोई भी बेनिफिट, चाहे वो जॉब के लिए मद में ले रहा है, तो वो सैलरी बन जाएगा उसकी। एनी परक्यूट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, चाहे वो आप उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो सैलरी है। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें आप कि कंपनी को ने अपने एम्प्लॉय को गाड़ी दी हुई है, प्लस उसको ड्राइवर भी दिया हुआ है। अब ड्राइवर का क्या हिसाब है कि जी के ड्राइवर ने दिन में 2 घंटे 3 घंटे एम्प्लॉय के लिए ड्यूटी देनी है। अब जो ड्राइवर है, अब 2 घंटे 3 घंटे वो तो अपनी सैलरी ले गया, लेकिन अब 2 घंटे 3 घंटे की जो उसकी वो एम्प्लॉय को ड्यूटी दे रहा है उसके घर जाके रहा किसी भी मद में, अब वो मनी उसका क्या, अगर वो बनती है या नहीं बनती, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो भी उसकी, अगर गाड़ी दी हुई है आपने उसको इस्तेमाल करने के लिए, अब गाड़ी और ड्राइवर प्लस दोनों का जो महीने बाद देखें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब परक्विजिट का जो मतलब होता है वो एक अलाउंस बोनस होता है, एक तरह का फैसिलिटी होती है परक्विजिट, कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को परक्विजिट में कोई भी दिया है, कि कोई भी आप फैसिलिटी दे रहा है, वो उसने उसको गाड़ी दी हुई है, उस कार को अब आप महीने बाद ये कन्वर्ट नहीं कर सकते कि ये पैसों में क्या बनता है। जब एक चीज़ कन्वर्ट एक्चुअली कन्वर्जन नहीं हो सकती, तो वहाँ पर फिर हम एक बेंचमार्क रेट रेट लेते हैं कि ठीक है जी, मार्केट में ये गाड़ी अगर एक एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉई को दी हुई है, अगर गाड़ी किराए पे वो लेता, तो उसको 15 से 20 हज़ार रुपये महीना देना पड़ता है रेंट ए कार को। तो हम इतनी जो कीमत है, इतनी मालियत है वो गाड़ी की, वो हम फिर भी वो चाहे वो कन्वर्जन मनी में हो सकती है नहीं हो सकती, बेंचमार्क तरीके से हम उसको कन्वर्जन करके उसकी सैलरी कैसा बनाएंगे। इसी तरह फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग, रेंट, यूटिलिटीज, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग, excluding allowance solely expended the performance of duties of employment। अब इस तरह के भी कोई खर्चे हो रहे हैं, लेकिन इसमें उसने एक्सक्लूड कर दिया है, ये अहम चीज़ है। इसमें देख लें जी कि अगर मैंने अपने एक एम्प्लॉय को लाहौर भेजा है और लाहौर जाकर वो एक कमरा किराए पे लेता है और 2 दिन रहता है, वो काम करता है, वापस आता है, अब उसका वापसी पे पता लगा कि जी कि 10 हज़ार रुपये का खर्चा हो गया आने जाने का, रिहाइश का और खाने पीने का। अब जो मैं दूंगा उसको 10 हज़ार रुपये, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, एक पर्पज़ फॉर द बिजनेस हुआ है, तो 10 हज़ार रुपये सैलरी का ऐसा नहीं बनेंगे। लेकिन अगर मैं 10 हज़ार से ऊपर अगर उसको टीए दिए देता हूँ, डेली देता हूँ, तो उसकी रिइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट के अलावा है,
जो उसके एक्चुअल कॉस्ट है उसके अलावा मैं उसे कोई वापस कर रहा हूँ तो वो उसके ऊपर इसको इनाम दे रहा हूँ और उसको अलाउंस दे रहा हूँ तो वो सैलरी है। अदरवाइज़ अगर मैं उसे रिहाइश दे रहा हूँ, कोई उसका किराया उसके घर का किराया दे रहा हूँ, कोई उसे घर के बिजली के बिल वगैरह यूटिलिटीज़ और टेलीफ़ोन के बिल भर रहा हूँ, वासा का बिल भर रहा हूँ, सुई गैस का बिल दे रहा हूँ, रहा एजुकेशन के उसके एक्सपेंस हैं, रहा उसके एंटरटेनमेंट जो रूटीन के अलावा होती है कि 2 कप चाय के अलावा अगर मैं उसे कोई एंटरटेनमेंट भी दे रहा हूँ, रहा उसको घूमने-फिरने के लिए मैं उसे सैरें करवा रहा हूँ, रहा उसे अलाउंस दे रहा हूँ कि जाएँ और आप सिंगापुर की सैर करके आ जाएँ, रहा बैंकॉक की सैर करके आ जाएँ, तो वो सैलरी उसकी एम्प्लॉयी की सैलरी बन जाएँगी। और ये वही बात है, ऊपर जो हमने एक्सक्लूडिंग वाली बात की थी, एनी एक्सपेंडिचर रिइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर अदर देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड सोलिडली इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इन द एम्प्लॉयमेंट, कि अगर वो खर्चा मसलन जॉब एम्प्लॉयर के लिए कोई खर्चा करता है, तो वो जो वापस लेगा वो खर्चा वो उसकी सैलरी नहीं बनेगी। अब सैलरी में इन लिeu ऑफ का मतलब होता है इन रिस्पेक्ट, अब इन लिeu ऑफ में इन एडिशन टू और इन पीछे वालों के अलावा भी अगर सब कुछ हो भी गया तो ये भी शामिल है कि अगर उसने कोई एग्रीमेंट किया है किसी एम्प्लॉयर के साथ और जब वो एग्रीमेंट करता है उस वक्त किसी भी वजह से मसलन कोई पास उसकी एम्प्लॉयमेंट थी उसको छोड़ के आया है और राव की मौजूदा थी उसको वो छोड़ के आना चाह रहा है, राव की फ्यूचर में उसके पास कोई स्कोप कोई अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है लेकिन वो उसको ज्वाइन नहीं करता और वो नया एक एग्रीमेंट में आ जाता है अपने एम्प्लॉयर के साथ और जिसके बदले उसको कोई मुआवजा मिलता है। बिजनेस लॉ में आपने कंसिडरेशन का लाभ पढ़ लिया होगा। तो कंसिडरेशन अगर उसको कोई मुआवजा मिलता है ये वही कंसिडरेशन है कि अगर वो मुआवजा ले रहा है एक एग्रीमेंट में शामिल हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है अपने एम्प्लॉयर के साथ और किसी भी वजह से कि वो चाहे वो पुरानी एम्प्लॉयमेंट थी जिसका वो छोड़ के मतलब छोड़ रहा है उसकी कोई आगे कोई टर्म्स कंडीशन ऐसी हैं प्रेजेंट है फ्यूचर में अगर कोई उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और लेकिन वो एक आध कंपनी ए कहती है कि आप बी ज्वाइन ना करें ए में आ जाए हमारे पास और ए में इस वजह से कि आप बी ज्वाइन नहीं करेंगे ए में आएंगे ए को ज्वाइन करेंगे तो हम आपको 1 लाख 2 लाख रुपए उसका अलग से एक अलाउंस देंगे। तो वो जो सब अमाउंट होगी वो आपकी सैलरी बन जाएगी एम्प्लॉई के लिए और जो सैलरी होगी फिर वो टैक्सेबल भी होगी। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग गोल्डन हैंडशेक अगर वो कोई एम्प्लॉई अर्ली रिटायरमेंट ले लेता है अभी उसके 10 साल पड़े हैं मुलाजमत खत्म होना उसके रिटायरमेंट में और वो 10 साल से पहले या 5 साल पहले 7 साल मतलब किसी वक्त भी अगर अपनी प्रॉपर 60 साल की जो आजकल एज है उससे पहले अगर वो मुलाजमत से रिटायरमेंट लेता है तो गवर्नमेंट वो इदारा उसको बेनिफिट देता है। और इसी तरह गोल्डन हैंडशेक का मतलब है कि जी अगर वो इदारा उसको खुद फारिग करना चाहता है अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे अभी बैंक ने अपने एम्प्लॉयज़ फारिग किए थे तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने रिटायरमेंट बेनिफिट देकर उनको फ्री किया था। जो इदारा खुद उसको फारिग करेगा तो फिर तो जो वो बेनिफिट देगा उसको हम गोल्डन हैंडशेक पेमेंट कहते हैं। अगर इस तरह की भी कोई लमसम पेमेंट मिलती है तो वो भी सैलरी का ऐसा होगा। और अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्रोविडेंट फंड एक्सेप्ट फॉर कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय। और इसी तरह आपको प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट ये है कि हर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है कि हर एम्प्लॉयर जो आपका एम्प्लॉयर है वो एक फ़िक्स रकम अपने एम्प्लॉयी की प्रोविडेंट फंड में ओपन करके वहाँ जमा कराएगा। ये फंड होता है इस पर्पज़ के लिए कि ताकि जब वो रिटायर हो या वो जॉब छोड़ के जाए तो एम्प्लॉयी को एक अच्छी रकम उस वक्त रिटायरमेंट के वक्त मिल सके। अब होता क्या है कि इसमें कंडीशन है कि जितनी एम्प्लॉयर रकम जमा कराएगा इतना ही एम्प्लॉयी भी अपना हिस्सा देगा। ये बेसिकली सोशल सिक्योरिटी वालों की तरफ से कंडीशन होती है और इसमें अगर एक एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉई का अगर 700 रुपये जमा करवा रहा है हर महीने तो एम्प्लॉई की सैलरी से भी 700 रुपये जमा होता जाएगा और इस तरह 1400 रुपये की रकम हर महीने और अगर बढ़ती भी गई तो वो जमा होती जाएगी और उस पैसे को वो कंपनी एक गवर्नमेंट की अप्रूव जो होती हैं इदारे होते हैं सिक्योरिटीज़ होती हैं मुनाफा बख्श स्कीमें होती हैं उनमें लगाकर मुनाफा कमाएगी और जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो उस तारीख तक उसकी रकम पर जो मुनाफा हुआ होगा वो प्लस वो और उसकी एम्प्लॉयर की रकम प्लस एम्प्लॉय की रकम दोनों उसको मुनाफे के साथ जो उसका हिस्सा बनता होगा उसको दे दी जाती हैं। अब जब वो
कहने का मकसद ये है कि जब वो अपना हिस्सा लेगा प्रोविडेंट फंड में से, तो जितनी भी रकम मिलेगी मुनाफे की रकम प्लस जो एम्प्लॉय ने जो उसको हर महीने उसके फंड में रकम उसके डाली, उसके नाम से ट्रांसफ़र की है वो रकम, तो उस रकम पे जब भी मिलेगी उसको वो भी सैलरी का हिस्सा बन जाएगी, सिवाय जो उसने अपने तौर पे अगर जमा कराई है। जो 700 रुपये खुद जमा कराता रहा है, उसकी कंडीशन है कि वो क्योंकि उसने पहले टैक्स दे दिया उस रकम पे, तो वो अब दोबारा टैक्स नहीं होगी। इसी तरह अगर पेंशन मिलती है, एन्युटी मिलती है, सप्लीमेंट हुए पेंशन और एन्युटी रिसीव्ड, वो भी आपकी सैलरी का हिस्सा है। और एनी अमाउंट ऑफ गेन एंड अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम, और अगर कोई कंपनी एम्प्लॉय शेयर स्कीम का एक ऑप्शन दे रही है तो वो भी आपकी, उसमें से जो भी हिस्सा मिलेगा एम्प्लॉय को, तो वो आपका सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। एम्प्लॉय की डेफिनेशन हमने देखी हुई है कि एम्प्लॉय मीन्स का आपको मतलब पता है कि जी इसके अलावा कोई मतलब नहीं लिया जाएगा। और मतलब ये है कि एनी इंडिविजुअल एंगेज इन एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयर मीन्स एनी पर्सन हु एंगेज एंड रिम्यूनरेट एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर वो है जो किसी को एंगेज करता है अपने साथ एम्प्लॉय को और उसको मुआवजा देता है। अब एंगेज करना मुआवजा देना दोनों कंडीशनल हैं, अगर नहीं है तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं है, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं है तो गवर्नमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने मुआवजा नहीं दिया उसको। जहाँ मुआवजा दिया जाएगा वहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी बनेगी, और उस सैलरी को उसने जस्टिफाई करने के लिए फिर उस पर टैक्स भी देना है। और एम्प्लॉयमेंट्स इंक्लूड, अरे आपको पता है कि जी इंक्लूड का मतलब क्या है? और इंक्लूड का मतलब है कि जी अगर इसके अलावा भी कोई ऑफिस है, मुआवजा बख्श है, कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का एक रिश्ता बन जाए, तो वो भी डेफिनेशन में आ जाएगा। और जो उन्होंने खुद लिखा है कि जी स्पेसिफिकली तो उन्होंने लिख दिया है कि एक डायरेक्टरशिप के अगर किसी कंपनी में कोई डायरेक्टर है, किसी भी ऑफिस में वो इन्वॉल्व है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी जिससे वो मुआवजा ले रहा है, तो वो एम्प्लॉयमेंट होगी। अब इसमें क्योंकि डायरेक्टर के बारे में देखा जाता है जी, को कंपनी के मालिक होते हैं, वो उनका शेयर होता है कंपनी में, कंपनी के अंदर वो बना उसके नफ़ा नुकसान में हिस्सेदार होते हैं। और कंपनी की मैनेजमेंट डायरेक्टर्स के हाथ में होती है। अब एक मेरा कारोबार है, मैं उसको चला रहा हूँ, हम दो आदमी, दो दोस्त मिलकर, दो भाई मिलकर, एक फैमिली में मियाँ बीवी मिलकर एक कंपनी चला रहे हैं जिसमें दो डायरेक्टर हैं। कंपनी का जब हम बात करते हैं, डायरेक्टरशिप की बात करते हैं, तो हम आम कंपनी की बात नहीं होती, वो कंपनी वो होती है जो रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान होती है, जिसका हम पीवीटी लिमिटेड बोलते हैं, पब्लिक लिमिटेड बोलते हैं, लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। तो ऐसी कंपनी जो एसईसीपी से रजिस्टर्ड है, चाहे उसमें मियाँ बीवी हों, मालिक भी वही हैं, और उसके बाद वो सैलरी अगर ले रहे हैं उससे, अगर वो महीने का कोई मुआवजा वहाँ से ले रहे हैं अगर मैनेजमेंट की सर्विसेज देने का, तो मालिक होने के बावजूद भी वो उस कंपनी के एम्प्लॉय का एक स्टेटस बन जाएगा। और जब भी एफबीआर उनसे पूछेगा जी कि आपने जो पैसे लिए हैं उस पर आप सैलरी का टैक्स दें, तो वो ये नहीं कह सकता जी मैं तो मालिक हूँ, मैंने तो सैलरी तो नहीं ली, मैंने तो अपने मुनाफे में से लिया है। ऐसा नहीं होगा, जब मुनाफे में से लिया है वो मुनाफा नहीं है, वो उसकी सैलरी बन जाएगी। और फिर अगर वो कोई भी बहाना फिक्स ले रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो फिक्स हो कि जितना उसको महीने बाद पैसे मिलने हैं, तो वो भी सैलरी है। और इसी तरह अगर वो होल्ड करता है, और एक्टिंग का मतलब है कि जी कि अगर वो श्रेय शो करता है जी कि मैं इस ऑफिस में एम्प्लॉई हूँ, पब्लिक ऑफिस में मैं एम्प्लॉई हूँ, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि जी उसके पास ऑफिस भी हो। मिसाल के तौर पर एक ऑफिस है जिसकी पोस्टिंग हुई है एज ए कमिश्नर मुल्तान, तो हुआ क्या है कि मुल्तान वो आ गया, लेकिन अभी वहाँ पे जगह ही नहीं है, कमिश्नर का जो ऑफिस है वो अभी बन रहा है, रहा वहाँ पे पहले से कमिश्नर मौजूद है, उसने अभी चार्ज नहीं छोड़ा, और उसको घर बैठना पड़ता है। रहा एक ऑफिसर अगर अगर कोई सरकारी ऑफिसर जिसका कोई जानने वाला हो, वो इन बातों को समझते हैं कि अगर कोई सरकारी ऑफिसर ट्रेनिंग पे जाता है, तो वापस आके जब वो ज्वाइनिंग देता है उस वक्त तक जिस पोस्ट से वो गया होता है वो पोस्ट खाली तो नहीं करनी होती, उसकी जगह पर किसी और को वो चार्ज दे दिया होता है। लेकिन जब वो 3 महीने 6 महीने ट्रेनिंग लेकर जब वो वापस आता है उस पोस्ट पर, तो उस पोस्ट पर आने के लिए उसको अपने पुराने ऑफिस में आकर रिपोर्ट करना होता है कि जी कि सर मेरी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है, मैं दोबारा अपना रिज्यूम कर रहा हूँ, अपना मैं अवेलेबल हूँ।
तो मुझे कहीं भी आप लगा सकते हैं। अब जब आकर उसने उस अपने ऑफिस में आकर वह बता दिया है कि जी कि मैं अवेलेबल हूँ, अब वहाँ पे कोई सूटेबल जगह ही नहीं है उसको, जहाँ पे उसको ओहदा उसको बिठाया जाए, जगह दी जाए। अब वो वो जो घर बैठा है और ऑफिस में आके बैठ तो रहा है, लेकिन उसे कोई काम असाइन ही नहीं किया गया, तो एक्टिंग इन एनी, तो इस मीन्स के उसको भी अगर कोई सैलरी मिल रही है, चाहे उसने कोई होल्ड का मतलब है कि जी ऑफिस में बैठा है, उसको चार्ज मिला है, वो काम कर रहा है, चाहे वो काम कर रहा है चाहे वो नहीं कर रहा, जब वो शो कर रहा है जी कि मैं ऑफिसर हूँ और उसको इसी बात का मुआवजा मिल रहा है, तो वो भी इम्प्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई इम्प्लाई पाकिस्तान में सैलरी लेता है और पाकिस्तान में कोई भी काम करता है, तो वो उसकी पाकिस्तान सोर्स सैलरी होगी, पाकिस्तान में टैक्स होगा। लेकिन अगर सैलरी रिसीव अगर पाकिस्तान का कोई एम्प्लॉई पाकिस्तान से बाहर, जैसे सफारतकार होते हैं, वो बाहर जाकर कोई अमेरिका में बैठा है, किसी भी मुल्क में अगर है, यूरोप में है, किसी भी कंट्री के अंदर बैठा है, इंडिया में भी अगर कोई सफारतकार हमारा बैठा है और वो पाकिस्तान से सैलरी ले रहा है, तो वो पाकिस्तान की ही सैलरी शुमार होगी और उसको पाकिस्तान के अंदर ही टैक्स देना है। अब बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी का मतलब है कि जी इसको किस तरह हमने चार्ज करना है। अब पहली है कि सेक्शन 12(1) कहता है जी कि जैसे ही आपको सैलरी रिसीट हो जाएगी, आपने उसको चार्ज करना है। अब आपके एम्प्लॉय ने आपको सैलरी दी है, वो आपकी उस महीने की सैलरी बन जाएगी। इसी तरह अगर सैलरी नहीं भी मिली, तो क्या होगा कि अगर वो उसको अवेलेबल हो गई है, उसके बैंक में डाल दी गई है, उसको कह दिया गया जी कि अरे फंड्स आपको ट्रांसफ़र कर, आपको अवेलेबल हैं, जब दिल करे आप हमारे ऑफिस से आके ले जाएँ, आपके बैंक में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, अब हमें बैंक का नंबर बताएँ। तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शंस आएँगे जी कि उसको मेड अवेलेबल हैं, तो वो भी उस पर जैसे ही उसको इल्म आएगा, चाहे वो एक्चुअली उसको नहीं भी मिले, तो उसको वो सैलरी का हिस्सा बन जाएगा और उसने उस पर टैक्स देना है। और इसी तरह अगर कोई शख्स सैलरी पर्सन के बिहाफ पे अप्लाई कर उसके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के ऊपर या एम्प्लॉयर से सैलरी ले जाता है, चाहे उसको वो एम्प्लॉई को वो ना मिले मिले चाहे ना मिले। मिसाल के तौर पर अगर एक एम्प्लॉई ने कोई कर्ज के ऊपर फ्रिज निकलवा लिया है किसी इंस्टॉलमेंट्स कंपनी से, और एक अरेंजमेंट बन गया है जी कि इसका जो 10,000 रुपये जो महीना है या 5,000 रुपये महीना एम्प्लॉयर जो है, वो जो इंस्टॉलमेंट कंपनी है या अगर कोई बैंक है, उसको हर महीने 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करता रहेगा। एम्प्लॉयर करेगा, एम्प्लॉई के पास नहीं, एम्प्लॉयर ने खुद कर देना ट्रांसफ़र। कैसे गवर्नमेंट दारे होते हैं, अगर वो कोई बैंक से लोन ले लेते हैं एडवांस, या कोई किस्तों पर अगर गाड़ी ले लेते हैं, तो बैंक सबसे पहले बैंक यही अरेंजमेंट करता है कि जी कि आपको सैलरी में से पैसे अब हमें ट्रांसफ़र होंगे, बजाय कि पूरी सैलरी आपको नहीं मिलेगी। अगर ऐसा अरेंजमेंट भी हो गया है और उस एम्प्लॉई के कहने पर वो रकम डायरेक्ट एम्प्लॉयर उसको ट्रांसफ़र कर रहा है किसी भी शख्स को, चाहे वो उस कर्जे की मद में है उसने ली हुई है, चाहे वो वैसे किसी की इमदाद कर रहा है, तो ऐसी रकम जो एम्प्लॉय को नहीं मिली और डायरेक्ट चली गई है किसी दूसरे शख्स को, तो वो भी सैलरी का ही हिस्सा होगी। एम्प्लॉय ये नहीं कह सकता कि जनाब मुझे तो वो रकम मिली नहीं है, तो मैं उसको क्या टैक्स कैसे दे दूँ, वो तो मैंने एक फ्रिज लिया था, गाड़ी का एक किस्तों पे ली थी, और वो रकम तो वहीं से मुझे तो मिलती नहीं है, वो बाहरों बाहर चली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सैलरी ही कहलाएगी। ये मिसाल दी हुई है कि जी कि बिलाल साहब हैं, पाकिस्तान का शहरी है, एक प्राइवेट में कंपनी में काम करता है और अकाउंट्स के अंदर उसका हेड है, 15 साल से काम कर रहा है, हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि जी आप क्या मेरा टैक्स कितना बनता है वो कैलकुलेट करें। ये 3 लाख रुपए उसकी सैलरी है, तमाम अलाउंसेस को मिला के महाना। और अब ये थी जून 2019 तक, अब वो इंक्रीज़ होकर 4 लाख तक हो गई है और रकम जुलाई 2019 से शुरू हो गई है। सैलरी कब मिलती है उसको? हर 8वें तारीख को मिलती है। और 31 दिसंबर 2019 बिलाल ने कहा कि जी कि मैंने रिटायरमेंट लेनी है, तो मुझे एफबीआर को मैंने हिसाब देना है, तो मुझे बताएं कि जी मेरी जो सैलरी बनती है वो क्या बनती है। अब आपने क्या किया कि आपने 3 लाख रुपए सैलरी जो जुलाई वाली, जून उसको जून वाली सैलरी मिली है जुलाई में, तो वो आपकी
जब आप सैलरी करेंगे रिसीट बेसिस पे, अरे देखिए ऑप्शन है रिसीट बेसिस, अगर आप चाहें तो अक्रूवल बेसिस पे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप इसको रिसीट बेसिस पे, पहले नंबर पे जो हम इसको पढ़ रहे हैं टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, तो उसको हम देख रहे हैं कि जब हमने ऑप्शन ही रिसीट बेसिस का ले लिया तो उसको हमें कैसे करना है कि जब हमें सैलरी मिलेगी तो वो हमारी सैलरी सैलरी में शुमार होगी। क्योंकि हम अकाउंट्स जो बना रहे हैं वो रिसीट बेसिस पे बना रहे हैं, तो फिर हम जब रिसीट बेसिस पे बना रहे हैं तो जो 3 लाख उसने जून वाला लिया था वो हम जुलाई में, उसको मिला है आज जुलाई को, तो जून वाला हम 3 लाख रुपए जुलाई में लेंगे, प्लस उसको दिसंबर तक 4 लाख रुपए मिला है, मसलन जुलाई वाला अगस्त में मिला है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 6 महीने का उसने 4 लाख रुपए के हिसाब से लिया है और 3 लाख रुपए उसने जून के हिसाब से लिया है, तो ये सारे के सारा उसको 27 लाख रुपए की सैलरी बन गई। और फिर वो 27 लाख पे हम टैक्स निकाल देंगे। अब अहम सवाल है कि जी सैलरी टैक्स पेयर कौन होगा। इशू ये आता है जब आप टैक्स कार्ड मैंने आपको भेजा था, टैक्स के रेट उसमें हैं, और टैक्स के रेट ऐसे है कि आप देखेंगे कि बिजनेस वाले रेट हैं जो उससे सैलरी के रेट जो है वो ज़रा कम है निस्बतन। तो लोगों की प्रेफरेंस होती है कि अगर मैं बिजनेस इनकम भी कमा रहा हूँ तो मुझे वो रेट जो है सैलरी वाला वो लग जाए। तो होगा क्या कि एक पर्सन है उसको रेट तो एक ही लगना है, चाहे वो बिजनेस वाला लगे चाहे सैलरी वाला लगे। अब उन्होंने पैमाना क्या रखा है उसका चेक करने का जी कि सैलरी वाला रेट लगेगा या बिजनेस का रेट लगेगा। उसका पैमाना ये है कि अगर तो वो शख्स 75% जो सैलरी ले रहा है, जो उसकी टैक्सेबल इनकम है, वो टैक्सेबल इनकम अगर 75% से इंक्रीज कर गई है ऑल हेड ऑफ इनकम से सैलरी की, तो वो सैलरी पर्सन कहलाएगा। 1 साल पहले तक ये 50% हुआ करता था, इस साल रकम जुलाई 2019 से इसको 75% कर दिया है। मीन्स कि अगर 50% में आपको समझाऊं, अगर वो एक शख्स 1 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम है जिसमें उसने कोई किराया भी लिया है, कोई उसने बिजनेस इनकम भी की है, और इस तरह के खर्चे जो नॉर्मल टैक्स में आते हैं, वो 1 लाख रुपए के खर्चे हैं, और उसकी सैलरी जो है वो उसकी सैलरी प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम मिलाकर फिर 1 लाख बनती है, जिसमें से सैलरी इनकम 50,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा है तो वो सैलरी इनकम कहलाता था। लेकिन अब इस साल क्या किया उन्होंने, इस साल से वो शख्स अगर वो अदर सोर्स ऑफ इनकम मिलाकर 1 लाख ले रहा है, लेकिन उसकी अब सैलरी इनकम 75,000 से अबव होनी चाहिए, मोर देन 75%। अगर तो 75% से अबव है तो फिर वो सैलरी पर्सन होगा। ये हम कंपैरिजन उस वक्त करते हैं जब वो शख्स सैलरी के अलावा भी अदर देन सोर्स ऑफ इनकम से कोई सेल उसका सोर्स ऑफ इनकम है और उसको अर्निंग हो रही है। अगर वो एक शख्स आता है वो कहता है जी मैं सब लेक्चरार हूँ और मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ और मेरी एक अकेली जॉब जो मेरा इनकम का सोर्स है वो सिर्फ हाई सैलरी, तो वहाँ पर क्वेश्चन रेज नहीं होता। लेकिन जहाँ पर वो शख्स कहता है कि जी कि मेरे पास 2 ट्यूशंस भी हैं, एक बिजनेस में मैंने हिस्सा भी डाला हुआ है और वहाँ से भी मुझे इनकम आ रही है, फिर आप उसका तमाम हेड ऑफ इनकम प्लस करेंगे, और हेड ऑफ इनकम जब हम कंपैरिजन करेंगे रेट पर्पज़ के लिए, अगर वो सैलरी वाला पोर्शन अगर 75% टोटल टैक्सेबल इनकम का जो पोर्शन है, टोटल टैक्सेबल इनकम के सैलरी प्लस तमाम अदर सोर्स ऑफ इनकम जितनी भी हैं, अगर सैलरी उसकी हुई है 76,000 और बाकी 24,000 के उसको अर्निंग हुई है बाकी सोर्स ऑफ इनकम से, तो सैलरी इनकम हो गई उसकी, उसको रेट जो लगेंगे वो सैलरी के लगेंगे। और अगर उसने 74,000 सैलरी से लिया है और 26,000 उसने लिया है अदर सोर्स ऑफ इनकम से, तो फिर वो 76% जो होगा वो प्रिवेल कर जाएगा। फिर उसके ऊपर जो रेट लगेंगे वो लगेंगे फिर बिजनेस इनकम के। इसी तरह जब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई जॉब की कॉल आती है आपको इस्लामाबाद लाहौर से, और लिखा होता है कि जी के आप अपने खर्चे पे आएंगे, नो टीए दिए विल बी प्रोवाइडेड रीएम्बर्समेंट। तो इसका मतलब है कि जी आप अपने खर्चे पे आएंगे, आना जाना आप अपने बिहाफ पे करेंगे, कंपनी से आप कोई खर्चा क्लेम नहीं करेंगे, चाहे वो आप मुलाजमत में रखे जाते हैं या नहीं रखे जाते हैं। इसी तरह सेम सिमिलर, अगर आपने उस एम्प्लॉयमेंट को हासिल करने के लिए अगर कोई खर्चा किया है
रहा एम्प्लॉयमेंट के अलावा अगर उस इनकम को खर्च करने के लिए उस एम्प्लॉय ने अगर कोई खर्चा किया है, तो मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉय अगर किसी जगह पर जॉब कर रहा है और उसको टेलीफोन अलाउंस मिलता है 500 रुपये, लेकिन उसका उस महीने 500 की जगह 600 रुपये खर्च हो गया टेलीफोन के मोबाइल के ऊपर, तो 100 रुपये जो अब उसको कंपनी ने तो नहीं देना, लेकिन वो अब 100 रुपये जो है जो उसका फालतू खर्च हो गया है वो कंपनी से नहीं, कंपनी ने तो उसे 500 ही दिया है, 100 रुपये जो फालतू लग गया वो एफबीआर को ये नहीं बता कह सकता है जी कि नहीं यार मेरी तो सैलरी 15,000 थी, प्लस 14,500 मेरी सैलरी थी, 500 मुझे अलाउंस मिलता है, 15,000 मेरी सैलरी हो गई है, तो अब जो मेरा खर्च हो गया है वो 100 रुपये फालतू हो गया है, तो मुझे 100 रुपये के ऊपर टैक्स पे रिलैक्सेशन दी जाए, तो ऐसा नहीं होगा, तो कोई खर्चा उसको अलाउ नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई एम्प्लॉय को एक कंपनी ने लाहौर भेजा और लाहौर आने जाने पर उसको 10,000 रुपये दे दिए, लेकिन किसी वजह से उसका 10,500 रुपये खर्च हो गया है, तो अब 500 रुपये कंपनी ने तो उसको नहीं दिया, कंपनी ने कहा जी कि 10,000 ही है, इसमें ही आपने आना जाना है, लेकिन किसी नागुज़ीर वजूहात की वजह से उसका 500 जो फालतू लग गया, तो वो 500 रुपये वो एफबीआर को टैक्स देते हुए ये नहीं कह सकता कि जी 500 क्योंकि मुझे सैलरी का हिस्सा नहीं है, ये तो मुझे इनकम ही नहीं हुई, 500 रुपये ये तो मेरा ऐसा समझें कि मुझे खर्चा ही वापस मिला है, नहीं, उसको वो अलाउंस नहीं मिलेगा। और सबसे अहम चीज़ जो आपके आगे इस्तेमाल में भी आएगी, काम में भी आएगी और इस पर क्वेश्चनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, वो है गोल्डन हैंडशेक या टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई शख्स 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल की अगर सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट लेता है और उसको कोई लमसम जो उसको अलाउंस मिलता है, लमसम एक पेमेंट मिलती है जिसको हम टर्मिनेशन बेनिफिट कहते हैं, गोल्डन हैंडशेक भी बोलते हैं, तो ऐसी सूरत में वो क्या कैसे टैक्सेबल होगी। अब हुआ क्या है कि इधर आप देखेंगे दो ऑप्शन दे दिए उन्होंने आपको। एक ऑप्शन ये कहा है कि जी कि आप पिछले 3 सालों का टैक्स लेंगे और पिछले 3 साल उसको तकसीम कर देंगे पिछले 3 सालों की इनकम पे प्लस करने के बाद, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो रकम आपको रिसीव हुई है एज ए गोल्डन हैंडशेक। या फिर दूसरा तरीका रहेगा जी आप उसको उसी साल की इनकम बना लें और उसी साल के रेट अप्लाई कर दें। जब आपने इसकी एग्जांपल देखी, एग्जांपल में क्या हुआ कि एक शख्स को उन 2017, 18, 19 में जो सैलरी मिली वो 34,50,000 हो गई और उस पे जो टैक्स बनता बनता था हर साल का प्लस करके 3,39,500 हो गया। तो उसके बाद जब हमने उसकी इस साल की सैलरी देखी कि एक आदमी है उसको 5 लाख रुपए मिले हैं स्कीम के अंदर और 16 लाख रुपए उसकी इस साल की सैलरी है, तो उसकी टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। 16 लाख सैलरी आ गई, 5 लाख रुपए हमारे पास आ गया उसका गोल्डन हैंडशेक, टैक्सेबल इनकम होगी 21 लाख रुपए। अब हमने क्या किया कि 21 लाख, ये जो नवे, हमने क्या किया कि 21 लाख को हमने उसी साल की सैलरी कंसिडर किया है जैसे हम हर साल करते हैं, और उसी के ऊपर हमने किया कि 21 लाख वाला स्लैब लगाया, 90,000 प्लस 21 जो 15% लगा कर हमने 21 लाख नफी 18 लाख किया, और 1,25,000 है। अगर आप स्लैब मैंने दिए हुए हैं, अगर आप 21 लाख की कैश टैक्स की कैलकुलेशन देख के करेंगे तो 1,25,000 रुपये टैक्स बनेगा। तो हमने कहा जी कि 1,25,000 ऑप्शन वन के अंदर आप जमा करा दें, और ऑप्शन टू में जो हमने ये बात की थी कि अगर उसका 3 सालों वाला अगर एग्रीगेट लेकर टैक्सेबल इनकम अकोमुलेट करेंगे, उसका जो टैक्स पे किया है वो अकोमुलेट करेंगे और उन दोनों को हम तकसीम करेंगे एक दूसरे के ऊपर, ये फार्मूला है कि टैक्स पे जो हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे टैक्सेबल इनकम पे, टैक्स पे हुआ है 3,39,500 डिवाइड कर देंगे 34,50,000 पे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम क्योंकि उसको 5 लाख रुपए गोल्डन हैंडशेक मिला है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 लाख पे, तो हमारे पास ये रकम आ जाएगी 49,203। ये 5 लाख का टैक्स बन गया 49,203, और 16 लाख वाला स्लैब जो हमारा है उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो 70,000 बनता है। इन दोनों को जमा किया तो 1,19,200 बन गया। अब बेस्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, 1,25,000 में 1,19,000, जो आपको इसमें बेस्ट लगे वो हमने अप्लाई करना है, और इसमें आपको जो बेनिफिट हो रहा है वो आप देख लें कि आपको 6-7 हज़ार रुपये का बेनिफिट हो रहा है, तो आप जो बेस्ट लगे आपको ऑप्शन अवेल कर लें। कुछ साल पहले, आज से 2 साल पहले सैलरी के बहुत ज़्यादा रेट हुआ करते थे,
अब तो उन्होंने 12 लाख तक की एजम्पशन देकर सिर्फ 2000 टैक्स कर दिया है। इससे 12,000 के ऊपर भी आपको 70-80 हज़ार टैक्स हुआ करता था उस वक्त। क्योंकि आप देखेंगे कि अब 12 लाख पे जो उसने टैक्स दिया हुआ है 14 में, वो 1,59,500 दिया हुआ है। बेसिकली ये तो टैक्स है, बहुत कम हो गया है, टैक्स का रेट भी हाई है इन सालों में। अब क्योंकि टैक्स कम हो गए हैं सैलरी के ऊपर, नवाज शरीफ जाते जाते आवाम को, सैलरी पर्सन को एक खुशखबरी दे गए हैं कि उन्होंने टैक्स के रेट बहुत कम कर दिए थे। अब तो टैक्स के रेट जो कम हुए हैं इस साल, जब हम 12 लाख तक की एजम्पशन दे रहे हैं, तो इसलिए ये फ़र्क हमें महसूस नहीं हो रहा कि 1,25,000 और तीसरा दूसरा जो ऑप्शन है ये वाला, 3 हम तकसीम कर रहे हैं टैक्सेबल इनकम प्लस टैक्स लियाबिलिटी के ऊपर, इस ऑप्शन का फ़र्क 6-7 हज़ार रुपये आ रहा है। अगर आप इसको पुराने रेट पे अप्लाई करेंगे, अगर आप इसको जो 21 लाख रुपए की जो इनकम है, अगर आप इसको पुराने रेट के ऊपर देखेंगे, आज से तो 2 साल पहले या 3 साल पहले था, तो आप देखेंगे ये 1.25 लाख की जगह 3 से 4 लाख रुपए टैक्स बनता था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो 1,19,203 था, ये ब्लेसिंग था, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ करता था। लेकिन क्योंकि अब टैक्स रेट क्यों बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, टैक्स हमने ज़्यादा पे किया हुआ है पिछले सालों में, इस साल में टैक्स रेट बहुत कम हो गया है, तो कंपैरेटिवली आपको इतना फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। लेकिन ये एक एकेडमिक बात है, एकेडमिकली आपने इन दोनों का कंपेयर करना है, और इन दोनों में जो आपको बेनिफिट लगेगा, आपके पास ऑप्शन है 1, ऑप्शन 2, कि आप किसी भी ऑप्शन पर, चाहे आप 1,25,000 भी पे कर सकते हैं, चाहे आप 1,19,000 भी पे कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन एफबीआर के लिए एक्सेप्टेबल हैं। इस बात की कोई लड़ाई नहीं है कि सर, कि अगर कम है तो कम पे कर दें, या ज़्यादा वाला भी पे करना चाहे तो ज़्यादा वाला भी कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। ज़्यादा पे करें चाहे कम पे करें, चाहे आप 125,000 की जो रकम है वो जमा करा दें, चाहे आप 119,203 जमा करा दें, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। अब ऐसा भी होता है कि जी कि बाज़ दफ़ा एक आदमी ने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी, कंपनी के हालात बुरे हो गए और कंपनी तनख्वाह नहीं दे सकी। अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मसलन ये 3-4 महीने की तनख्वाह एम्प्लॉयर ने नहीं दी, और उसने फिर वो तनख्वाह जो दी है वो जाके दी है उसने अगले साल, क्योंकि हमने देखा था कि जी जो टैक्स होगा वो रिसीट बेसिस पे होगा। जब उस शख्स को रसीद ही नहीं हुई जून जुलाई, मसलन के फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये जो तनख्वाह है 4 महीने की, क्योंकि जून वाली तो उसको रिसीव होनी थी जुलाई में, और जुलाई वाली तो उसी साल में ही असेस होनी है, अगले साल में। जब उसको जून वाली तो अगले साल में असेस हो गई, लेकिन जब फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये 4 महीने की इसको पिछले साल में मसलन 2019 में मिलनी थी पैसे और नहीं मिले, अब उसको दिसंबर में जाके उसका एम्प्लॉयर उसको लमसम दे देता है 4 महीने की सैलरी के, जे लें आपकी सैलरी मिल गई है। तो अब क्या होगा, अब आता है यहाँ पे कि जी कि वो टैक्स किस पीरियड में करेगा। क्या अगर होना तो ऐसे चाहिए, जिस पीरियड में उसको सैलरी मिली है रिसीट बेसिस पे वो आप इसको टैक्स कर रहे हैं, तो उसी महीने वो उसको टैक्सेबल इनकम बनाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, उस महीने नहीं बनाएगा वो। उसके पास ऑप्शन है, ऑप्शन रहेगा जी, वो देखेगा जी कि क्या पिछले साल का टैक्स रेट कम था या ज़्यादा था। अब अगर वो पिछली जो उसने, मिसाल के तौर पर पिछले साल 2019 में उसने जून की, क्योंकि सैलरी मिली थी उसको जुलाई में, तो उसने वो अपने प्लस प्लस की टैक्सेबल बनाई हुई है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये उसके पास 8 महीने की सैलरी उसने टैक्स दिया हुआ है पहले। अब उसको 4 महीने की जो अब मिली है 19 वाली, अब उस दोनों का 8 महीने में प्लस करके, पिछले 8 महीने में प्लस करेगा 4 महीने की सैलरी, और उस पर पिछले साल के रेट लगाएगा। दूसरा ऑप्शन रहेगा जी कि इस साल उसको 12 महीने की जो सैलरी मिलनी है उसमें वो 4 महीने की सैलरी प्लस करके फिर रेट लगाएगा। तो वो देखेगा जी कौन सा बेनिफिट है। अगर वो देखता है जी कि और कंफर्म सी बात है जी कि क्योंकि इस साल उसको 16 महीने के ऊपर जब वो आएगा तो स्लैब हायर हो जाएगा उसका, कम सैलरी पे कम रेट लगेगा, हायर सैलरी पर स्लैब उसका इंक्रीज होता जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे 12 लाख पे हमने बात की थी कि 12 लाख है, तो 12 लाख तक उसको टैक्स देना पड़ेगा, 6 लाख से 12 लाख तक 5% है, फिर 12 लाख से 18 लाख तक 10% हो जाएगा एक्सीडिंग 12 लाख, और फिर 18 लाख से 25 लाख रुपए पे उसको एक्सीडिंग हो जाएगा 15%,
और फिर इसी तरह 25 लाख से 35 लाख के दरमियान जो भी रकम बनेगी वो पिछली से एक्सीडिंग जब करेगी 25 लाख से, तो 17.5% रेट। और ये रेट जाता जाता जब वो 7 करोड़ 50 लाख से एक्सीड करेगा तो उसको 2 करोड़ 14 लाख 20 हज़ार पुराने पे टैक्स लगेगा प्लस 35%। अब देखिए 5% से आप 35% पे चले गए हैं। अब अगर वो 16 महीने की सैलरी जब प्लस करता है तो उसको रेट हायर लग सकता है। तो वो दोनों का कंपेयर कर लेगा, और दोनों का कंपेयर करने के बाद अगर वो समझता है कि जी उसको पिछले साल के गुजारे में फ़ायदा है, अगर वो पिछले साल जिस पीरियड की वो सैलरी है उसी पीरियड में ही अगर उसको मिल जाती है, और वो अगर वो टैक्स दे देता है उस पीरियड में जो अब मिली है जाके, अगर उस टैक्स पे उसको बेनिफिट है तो वो कमिश्नर को एक लेटर लिखेगा, इंटीमेशन देगा, नोटिस देगा, और ये कहेगा जी कि सर मैंने तो क्योंकि पिछले साल की सैलरी मुझे अब मिली है, पिछले साल मैंने उस पर टैक्स नहीं दिया था, अब मैं पिछले साल के रेट पे टैक्स देना चाहता हूँ। और फिर इसी तरह ये जो ऑप्शन है अगर वो एक्सरसाइज करता है, कमिश्नर को नोटिस देता है, तो वो एक्सरसाइज करेगा बाय द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग एम्प्लॉइज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द टैक्स इन विच द अमाउंट वाज रिसीव्ड, के जो उसकी आखिरी तारीख है, मिसाल के तौर पर टैक्स ईयर 2020 जो अब जा रहा है उसकी आखिरी तारीख है 30 सितंबर 2020। इसका जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न जानी है वो हमारी जानी है 30 सितंबर 2020 तक। तो इससे पहले पहले इसने अवेल करना है ऑप्शन रहा। फिर ऐसे है कि अगर कमिश्नर चाहे तो इससे भी आगे कमिश्नर की स्वाबदी के ऊपर है कि वो परमिशन दे दे, तो बाद में भी वो ऑप्शन रहा अपना जो रिटर्न जो है रहा ऑप्शन जो पिछले साल में क्लब करके टैक्स देने वाला है उसके बाद भी वो कर सकता है। और इसी तरह टैक्स फ्री सैलरी तो एम्प्लॉई है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या हुआ कि जी के एक आदमी बहुत ही काबिल आदमी है, उसको जॉब ऑफर होती है, तो उसे कहा जाता है कि आप मुंह मांगी हम आपको सैलरी देंगे। उसने कहा ठीक है जी कि अगर आप मुझे मुंह मांगी देंगे तो मैं फिर आपसे साल की 20 लाख रुपए दूँ सैलरी लूँगा। ठीक हो गया जी। उसने कहा जी 20 लाख रुपए सैलरी हो गई आपकी, और कोई आपको क्या चाहिए? उसने कहा ठीक है जी, टैक्स भी मैं नहीं दूंगा, टैक्स भी आप मेरा पे करेंगे। आपको एम्प्लॉय ने कहा ठीक है जी, टैक्स भी हम आपका पे करेंगे। ऊपर हम देख चुके हैं जी कि कोई भी रकम अगर कोई एम्प्लॉयर उसको अपने एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट देगा वो सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। अब हुआ क्या कि उसने साल बाद जब अपना गोशवारा बनने लगा, पता लगा जी कि ये 20 लाख रुपए उसकी सैलरी है, उस पर 15% टैक्स लगाया। एक हमने मफरूज़ा लिया हुआ है फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी। ये आप देख लें इसको कि अज्यूम किया हुआ है, इसके साथ आप एक्चुअल रेट के साथ कंपेयर करके ना मैसेज कर देना कि सर 20 लाख में तो इतना टैक्स बनता है, इसने 3 लाख कैसे लिख दिया है। अज्यूम किया हुआ है जी कि 15% टैक्स रेट है और 3 लाख रुपए उसका टैक्स बनता है। अब हुआ क्या कि जब उसने अपना एम्प्लॉयर को कहा जी कि ठीक है जी मेरा तो 3 लाख टैक्स बनता है, आप जमा कराएं। एम्प्लॉयर ने जब 3 लाख जमा कराया तो वो बेनिफिट सैलरी का हिस्सा बन गया। अब क्या हुआ कि जब वो सैलरी का हिस्सा बन गया तो वो एक्चुअल सैलरी उसकी अब 20 लाख नहीं रह गई, अब उसको 23 लाख हो गई है सैलरी। और फिर उन्होंने क्या किया कि ये तो कन्फ्यूजिंग सिचुएशन हो गई कि सैलरी जो टैक्स दिया था वो तो 20 लाख में दिया था, लेकिन बेसिकली उसकी सैलरी जो बन गई है वो 23 लाख बन गई है। तो फिर वो दोबारा कैलकुलेट करेंगे टैक्स। आप इधर देखेंगे, इधर वर्किंग की हुई इन्होंने थोड़ा सा समझाया भी हुआ इसको। वो फिर इसको वर्किंग करेंगे, और वर्किंग करके क्या करेंगे, वो इसको जो डिफरेंस है अब सैलरी जो ज़्यादा बन गई है उसका वो डिफरेंस लेकर उस पर टैक्स देंगे। अरे अब आपने देख लिया है कि जैसे ही उसकी 3,45,000 हुई है, अब उस पर जो 23 लाख का फिर दोबारा टैक्स लगाया 15%। ये हो गया 3,45,000। 3 लाख हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, तो 45,000 मजीद उसको एम्प्लॉयर मजीद बेनिफिट दे रहा है। अब देखा जाए तो अब 23 लाख मेरे 45,000 फिर प्लस हो जाएगा। अब इसका फिर 15% हम ले लेंगे। अब देखेंगे जी कि 51,750 रुपये 3,45,000 रुपये तो हम टैक्स दे चुके हैं।
तो इट मीन्स के 6,750 रुपये फिर उसका वो ऐड हो रहा है। तो अगर आपको याद होगा कि अगर आपने बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ी है तो उसमें एक सीरीज का टॉपिक है। सीरीज का टॉपिक, अगर आप उस सीरीज वाले सिस्टम को आप रिमाइंड करें तो आपको याद होगा कि उसमें जो कंसेप्ट था कि एक बॉल, गेंद अगर आप ऊपर से नीचे फेंकते हैं और वो इतनी स्पीड से नीचे आती है और इतनी पावर से आती है, तो उसके बाद फिर वो उछलती है दोबारा। उछलने के बाद दोबारा फिर वो नीचे जाती है और जाने के बाद फिर दोबारा ऊपर आती है, लेकिन उसका जो दोबारा वापस आने का जो ऊपर जाने का जो जो एक डिस्टेंस है वो निस्बतन पहले से कम होगा। फिर वो स्टेप खा के जब दोबारा ऊपर आएगी तो वो अब उससे भी निस्बतन कम हो जाएगा और फिर वो वही गेंद जब दोबारा फिर ऊपर आएगी तो वो आस्ता आस्ता वो ज़मीन की तरफ उसका रुझान हो जाएगा और कुछ टाइम में उछलती हुई वो बिल्कुल ही रुक जाएगी। अब अगर ये देखा जाए कि पहले बार ऊपर से फेंकने पर और आखिरी वक्त तक ज़मीन उसने कितना वो हवा में रही है गेंद और कितना उसने एक फासला तय किया है, तो अगर उसको हम देखेंगे तो उसको एक सीरीज़ के हमने एक टॉपिक में ना एक मेयर करने का तरीका पढ़ा था। सेम उसी तरीके से अगर आप एग्जैक्ट ज़ीरो तक अगर लेके जाना चाहते हैं तो सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ज़ीरो तक भी चला जाएगा। अदरवाइज़ एफबीआर आपको अलाउ करता है कि जी आप 2 3 और 4 स्टेप तक जाकर भी अगर जो अब नॉर्मल सी अगर अमाउंट रह गई है, मिसाल के तौर पर नॉर्मल अमाउंट रही है कि साढ़े 6,750 रह गया है, तो एक 6,750 तक भी ये आपका अगर रह गया तो रिमाइंडर सी रकम है, बस यहाँ तक ला के आप क्लोज कर दें। देखिए जी, अब सीरीज़ वाला तो टॉपिक आपको समझना हो तो आप अपने तौर पर समझ लें। एग्जाम्पल मैंने गेंद वाली आपको दे दी है और अगर आप सिंपल टेक्स्ट को लेकर चलना चाहते हैं तो 3 4 स्टेप तक अगर नीचे जाएंगे आप तो जरूरी नहीं कि आपने जमीन गेंद को ज़मीन से ही लगाना है। 3 4 स्टेप तक भी अगर आप वर्किंग कर लेंगे तो ये सफिशेंट है। अच्छा, अभी हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था कि जिसमें हमने कहा था कि जी कि पिछले साल की रकम इस साल मिल गई है, तो इसी तरह हमने एक और इशू भी देखा था जी कि अगर वो शख्स कोई ऐसी अरेंजमेंट कर देता है एम्प्लॉई के जी मेरी बजाय बैंक को और इंस्टॉलमेंट कंपनी को पैसे दे दिए जाएँ, तो वो ये ऐसे ही होता है कैसे उसको अभी रिसीव हुई है, तो उसको सैलरी रिसीव हो गई है, तो इसी तरह उसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन किया उन्होंने कि कब रिसीव होगी। इसमें उन्होंने कहा जी कि एन अमाउंट और परक्विजिट। परक्विजिट मतलब कि उसको कोई भी अलाउंस है, चाहे वो रेंट है, अकोमोडेशन है, ट्रैवलिंग है, कोई भी अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, शैल बी ट्रीटेड एज रिसीव बाय एन एम्प्लॉई फ्रॉम एन एनी एम्प्लॉयमेंट रिगार्डलेस और वेदर द अमाउंट ऑफ परक्विजिट पेड और प्रोवाइडेड, कि अगर उसको मिली है या नहीं मिली, इस बात से रिगार्डलेस है कि आप तीन उन्होंने दो कंडीशनें दी हैं कि आप चेक करेंगे बाय द एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर, अगर तो वो एम्प्लॉइज का एम्प्लॉयर है, आपस में एक एन एसोसिएट ऑफ द एम्प्लॉयर, अगर वो एम्प्लॉयर का कोई एम्प्लॉयर डायरेक्ट दे देता है अपने एम्प्लॉई को, या एम्प्लॉयर किसी दूसरे शख्स को कहता है जी कि अरे मेरा कोई अजीज़ है या उसका बिजनेस का पार्टनर है, या अगर किसी थर्ड पार्टी मीन्स कि अगर एम्प्लॉयर ने किसी तीसरे किसी शख्स से पैसे दिए हुए हैं या उसको माल बेचा है, वो उसे पैसे रिसीव करने हैं और वो कह देता है जी आपने किसी एसोसिएट को या किसी अपने जिससे उसने पैसे लेने हैं कि आप जाएं और मेरे जाके एम्प्लॉई को जाके 50,000 दे दें, और एम्प्लॉय को फ़ोन कर देता है कि जी सैलरी आ गई है, लेकिन क्योंकि वो एम्प्लॉयर ने उसको पैसे इस सूरत में नहीं दिए तो बाद में एम्प्लॉय ये नहीं कह सकता है जी कि वो तो उस बंदे ने पैसे दिए हैं, वो उसकी सैलरी बन जाएगी। और इसी तरह पहले आपने डिस्कस कर लिया जी कि अगर कोई पास्ट एम्प्लॉयर भी अगर उसको कोई पैसे देता है, मिसाल के तौर पर एक आदमी जॉब छोड़ के आ गया पिछले साल, उसकी 2 महीने की सैलरी रहती है, वो इस साल मिल गई है। अब वो मिल गई है तो वो इस साल सैलरी ही कहलाएगी, उसको कोई वो नहीं होगा जी कि ये सैलरी के अलावा उसको टैक्सेबल है, उसने टैक्स देना है। ऐसा एफबीआर इसलिए ऐसा करता है जी कि ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा जाए जिससे वो आदमी टैक्स चोरी कर सके। बेसिक पर्पज़ यही होता है एफबीआर का कि कोई भी बहाना ना बन सके, कोई शख्स कोई पैसे ले तो ये बहाना ना बना दे जी कि ये तो सैलरी में आते नहीं, तब इस पे मैं टैक्स क्यों दूँ? ये तो मैंने 3 साल पहले कमाया था, उस वक़्त तो मिला नहीं, आपको क्योंकि एम्प्लॉई मैं इसका हूँ, इससे जो पैसे लूँगा वो मेरी सैलरी होगी। नहीं, अगर वो उसने किसी पुराने एम्प्लॉयर से पुरानी सैलरी भी अगर आज ली है तो वो भी टैक्सेबल है। या अगर कोई आज उसका कोई एग्रीमेंट होता है
कि जी मैं साल बाद दूसरी कंपनी को जॉइन करूँगा। ए कंपनी को छोड़ के बी कंपनी को मैं 6 महीने बाद जॉइन करूँगा और 6 महीने बाद जॉइन करने के लिए वो बी कंपनी उसको आज 5 लाख रुपए उसको कहती है कि ठीक है हम आपको ये आज जॉब को छोड़ के आने का अलाउंस देते हैं। जो 6 महीने पहले उसने 5 लाख रुपए का दे दिया है कंपनी ने, बी कंपनी ने एम्प्लॉयी को ए कंपनी को छोड़ने का, तो अब ये नहीं कह सकता एम्प्लॉयी कि सर जी वो तो मैंने तो वैसे ही उसे इनाम दिया है मुझे। नहीं, अगर वो इस तरह की भी कोई कंडीशन में अगर उसको पैसे मिल गए हैं, वो इनाम नहीं है, वो उसका कोई बोनस नहीं है, वो उसकी सैलरी है। मीन्स के एफबीआर का मकसद ये है कि चाहे वो एम्प्लॉयर पैसे दे, चाहे वो एम्प्लॉयर का कोई जानने वाला पैसे दे, चाहे वो कोई ऐसा आदमी पैसे दे जहाँ जिसका एम्प्लॉयर से कोई लिंक हो और एम्प्लॉयर के बिहाफ पर वो पैसा उसको सैलरी दे दे, तो वो सैलरी ही है। एम्प्लॉई रे शोर नहीं मचा सकता जी कि देखें मैंने तो तीसरे बंदे से पैसे लिए हैं, तो वो सैलरी में नहीं आते। लेकिन क्योंकि उसके पीछे बिहाइंड क्या चीज़ है, बिहाइंड द सीन है जी कि उसके एम्प्लॉयर के कहने पे दिए गए हैं और शट ऑफ अगर वो हो रहे हैं एक सैलरी के अगेंस्ट हो रहे हैं तो वो सैलरी है। तो ये अभी हमने कर लिया है बेसिक सैलरी का टॉपिक। इसके बाद मैं परक्विजिट की जो आपको एक जो परक्विजिट जो अलाउंसेस होते हैं इसको कैसे टैक्सेबल करना है, इसके ऊपर मैं आपको एक दूसरी स्लाइड के ऊपर इसको करके इस सैलरी के टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया जी।